गुड मॉर्निंग। आज हम न्यूमेरिकल एनालिसिस का तीसरी यूनिट का अगला चैप्टर है वॉल्यूम एंड सरफेस ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन। मतलब किसी भी समतल को परिक्रमण करवाएंगे तो एक ठोस बनेगा, उसका आयतन और क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो माय नेम मनोज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बांसवाड़ा। तो इससे पहले हमें देखो, जैसे किसी भी मान लेते हैं ये रेखा है, ये आयत है, इसको परिक्रमण कराएंगे किसी एक भुजा के सापेक्ष। मान लेते हैं इस भुजा के सापेक्ष इसको परिक्रमण करवाएंगे तो क्या बनेगा। जैसे मान लेते हैं ये आयत है, इसको परिक्रमण करवाएंगे तो क्या बनेगा, बेलन बनेगा। क्योंकि इसको जैसे घुमाएंगे तो इस प्रकार से हमारे पास एक बेलन बन जाएगा। वो बेलन इस प्रकार से बनेगा, इसको परिक्रमण करवाएंगे तो इस प्रकार से ये आकृति बनेगी, बेलन बनेगा। तो इसका क्योंकि बेलन है वो 3D पिक्चर है, और 3D पिक्चर वो उसका ठोस का आयतन और वॉल्यूम ज्ञात करेंगे। दूसरा मान लेते हैं एक समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है, इसको इस भुजा के सापेक्ष परिक्रमण करवाएंगे। परिक्रमण करवाएंगे इस प्रकार से तो क्या बनेगा, देखो ये बनेगा, और ये क्या कहलाता है, शंकु। तो इस शंकु का हमें आयतन और वॉल्यूम ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार से जैसे ये अर्धवर्त है, इस अर्धवर्त को इस परिसीमक व्यास या बाउंड्री व्यास से परिक्रमण करवाएंगे तो क्या बनेगा, गोला बनेगा। उस गोले का हमें आयतन और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये सारा इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो पहले हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन, पहले किसी भी ठोस का परिक्रमण करवाने पर जो ठोस बनेगा उसका हमें आयतन ज्ञात करना है। तो पहले हम कार्टेशियन, अगर वक्र कार्टीय रूप में दे रखा हो, कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा हो, कार्टीय रूप में दे रखा हो, तो उसका वॉल्यूम कैसे ज्ञात करते हैं उसका सूत्र हमें याद रखना है, और वो कैसे आया वो भी याद रखना है। जैसे पहला है कार्टेशियन में, यदि वक्र y बराबर f(x) के रूप में दे रखा हो और वह अक्ष को काटता भी नहीं हो, तथा वक्र है वो a तथा b भुज वाले बिंदुओं के बीच में स्थित हो। जैसे कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये मान लिया वाई एक्सिस और ये मान लिया एक्स एक्सिस, और ये है मूल बिंदु O। ये जैसे कोई वक्र है जहां पर यहां पर हो जाएगा x बराबर a और यहां पर हो जाएगा x बराबर b। x बराबर a तथा b भुज वाले, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, a, और यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, b। तो a तथा b भुज वाले बिंदुओं के बीच ये चाप हो गया। चाप को अक्ष अक्ष के परितः, ये अक्ष अक्ष के परितः परिक्रमण करवाएंगे तो जो ठोस प्राप्त होगा, घनाकृति प्राप्त होगी, उसका हमें आयतन वो ये होता है v बराबर समाकलन a टू b पाई y स्क्वायर dx। ये फॉर्मूला कैसे आया वो हमें अभी बताएंगे, और ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। यदि वक्र y बराबर f(x) के रूप में हो तथा x बराबर a तथा x बराबर b भुज वाले बिंदुओं के बीच में वक्र स्थित हो, तो देखो हम इसको परिक्रमण करवाएंगे तो हमारे पास क्या आकृति बनेगी, देखो इस प्रकार से हमारे पास यह आकृति बनेगी। ठीक है, क्योंकि इस वक्र को, इस चाप को जैसे एक्स एक्सिस के सापेक्ष परिक्रमण करवाएंगे तो हमारे पास यह आकृति बनेगी। यह आकृति हमारे पास बनेगी। अब क्या करेंगे, इस वक्र के चाप पर एक बिंदु P लेते हैं, जिसके निर्देशांक P बिंदु के निर्देशांक ले लेते हैं x और y। Q बिंदु के निर्देशांक ले लेते हैं, इसके निकटवर्ती कोई दूसरा बिंदु Q है, और Q बिंदु के निर्देशांक लेते हैं x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y। इसके निकटवर्ती एक दूसरा बिंदु लेते हैं Q। अब क्या करेंगे,
बिंदु P तथा Q से एक्स अक्ष पर लंब डालते हैं। ये हमने लंब डाल दिया P R और Q S, ठीक है। ये बिंदु कैपिटल A है, ये कैपिटल B है, जहां पर भुज x बराबर A और y बराबर x बराबर B है। तो ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा D। अब क्या करेंगे, बिंदु P के निर्देशांक हो गया XY, Q के निर्देशांक हो गया x प्लस डेल्टा x और y प्लस डेल्टा y। हमने मान लिया कि चाप APR इसको दे दिया हमने E दे दिया। APRS के परिक्रमण से बने ठोस का आयतन हमने मान लिया V, ठीक है। किसके, चाप APRE के परिक्रमण से बने ठोस का आयतन V मान लिया, और AQSE के परिक्रमण से बने ठोस का आयतन मान लिया V प्लस डेल्टा V, ठीक है। ये हमने मान लिया। अब देखो PQRS, तो PQRS के परिक्रमण से बने ठोस का आयतन क्या होगा, देखो AQRSE इससे बना आयतन है वो टोटल ये हो जाएगा। इसमें से ये घटा देंगे तो ये बच जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, ये है V प्लस डेल्टा V और ये है V, तो इस V प्लस डेल्टा V में V घटाएंगे तो क्या बचेगा, डेल्टा V। तो PQRS चाप के परिक्रमण से बने ठोस का आयतन हो जाएगा डेल्टा V। अब देखो किसी भी ठोस का आयतन कैसे ज्ञात करते हैं, पहले उसके आधार का क्षेत्रफल और उसकी मोटाई या लंबाई से गुणा कर देते हैं, तो वो आ जाता है उस ठोस का आयतन। जैसे ये हमारे पास ये कमरा है, इस कमरे का आयतन जैसे ये मान लेते हैं, ये लंबाई है नीचे वाली, ये इधर वाली चौड़ाई है, और ये हुई ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल क्या हो गया, नीचे वाला आधार मान लेते हैं, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, उसकी ऊंचाई से गुणा कर देंगे तो ये क्या हो गया, घनाभ हो गया। और घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल को उसकी ऊंचाई से या गहराई से या मोटाई से गुणा कर दें तो वो होता है उस ठोस का आयतन। अब देखो जब APRE ये जब परिक्रमण करेगा तो उस ठोस का आयतन हमने V दिया, तो V बराबर क्या हो जाएगा, पाई y स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, आधार। जैसे मान लेते हैं ये है, ये परिक्रमण करेगा तो क्या बनेगा, इस प्रकार से चकती बनेगी, चकती, ठीक है। ये हो गई y, क्योंकि ये परिक्रमण, ये क्या है, ये दूरी है y, ये दूरी है y प्लस डेल्टा y। ये यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या है, अक्ष प्लस डेल्टा अक्ष, और यहां से लेकर यहां तक की अक्ष, तो ये दूरी कितना होगी, डेल्टा अक्ष। समझ में आ गया। तो ये दूरी क्या होगी, डेल्टा एक्स मोटाई, और ये y। तो इसके पहले आधार का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ये त्रिज्या जाएगी y, और उसकी मोटाई से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा डेल्टा x। तो v का मान आ गया आयतन पाई y स्क्वायर डेल्टा। इसी प्रकार से v प्लस डेल्टा v का क्या आ जाएगा, यहां से लेकर और इसके परिक्रमण से बने ठोस का आयतन हो जाएगा पाई, क्योंकि ये त्रिज्या क्या हो जाएगी, y प्लस डेल्टा y का होल स्क्वायर और इंटू डेल्टा x, मोटाई जाएगी डेल्टा x। तो v आ गया, v प्लस डेल्टा v आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, सिर्फ चाप PQ के परिक्रमण से बने ठोस का आयतन। तो वो क्या हो जाएगा, देखो ये इतना, इसके परिक्रमण से बने ठोस का आयतन हो जाएगा v लेस देन डेल्टा v लेस देन v प्लस डेल्टा v हो जाएगा ये ए ई के परिक्रमण से बने
और ए पी ई आर के परिक्रमण से बने ठोस का आयतन ये हो गया। फिर ए क्यू आर एस परिक्रमण से बने ठोस का आयतन ये हो गया। v का मान यहां से रख देंगे पाई वाई स्क्वायर डेल्टा एक्स लेस देन डेल्टा वी, क्योंकि ये तो ज्ञात करना है हमें। v प्लस डेल्टा वी का मान यहां से रख देंगे पाई वाई प्लस डेल्टा वाई का होल स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स। अब क्या करेंगे, इस पूरे में डेल्टा एक्स का भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगा पाई वाई स्क्वायर लेस देन डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स का भाग दिया तो ये हट गया, इसमें इसका भाग दिया ये आ गया, और इधर ये भाग देंगे तो ये हट जाएगा, तो पाई वाई प्लस डेल्टा वाई का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इस पूरे समीकरण के लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 लेने पर, तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू, इसमें तो डेल्टा एक्स नहीं है तो ये तो ऐसे कैसे रह जाएगा, तो यह आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स लेस देन लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 पाई वाई प्लस डेल्टा वाई का होल स्क्वायर। जब डेल्टा एक्स का मान 0 होगा तो डेल्टा वाई का मान भी 0 होगा, क्योंकि जब बिंदु क्यू पी की ओर अग्रसर होगा तो डेल्टा एक्स का मान भी 0 और डेल्टा वाई का भी मान भी 0 की ओर अग्रसर होगा। तो यहां पर यह लिमिट आ जाएगी डेल्टा वाई टेंड्स टू 0, तो यह आ जाएगा पाई वाई स्क्वायर लेस देन, और ये क्या हो जाएगा अवकलन की परिभाषा से dv अपॉन dx लेस देन डेल्टा y का मान 0 रखेंगे तो ये 0, तो ये आ जाएगा पाई वाई स्क्वायर। ये राशि इसी से तो बड़ी है इसी से छोटी है, क्योंकि पाई वाई स्क्वायर इसी से तो बड़ी है इसी से छोटी है, इसका मतलब यह राशि इसके इक्विवेलेंट बराबर है, तो यह आ जाएगा dv अपॉन dx इज इक्वल टू पाई वाई स्क्वायर। अब हमें याद करना है समाकलन a टू b पाई वाई स्क्वायर dx, या ये कहते dx इधर ले गए और ये आ जाएगा क्या आ जाएगा समाकलन a टू b dv अपॉन dx और dx, क्योंकि हमें इस पूरे, क्योंकि ये चाप था छोटा सा, हमें तो इस पूरे a से लेकर b तक के चाप के परिक्रमण से बने ठोस का आयतन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर x का मान क्या हो जाएगा a, यहाँ पर x का मान हो जाएगा b, इसका पूरे का समाकलन करने पर समाकलन किया तो यह आ गया, तो यह आ जाएगा a टू b पाई वाई स्क्वायर dx इज इक्वल टू, ये dx हो गया, और ये dv का समाकलन क्या आ जाएगा v एट पॉइंट a टू b, तो यह आ जाएगा v एट पॉइंट x बराबर b माइनस v एट पॉइंट x बराबर a। अब देखो v का x बराबर a पर v का मान क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इधर चाप है ही नहीं है तो इसका परिक्रमण से ठोस बनेगा नहीं, इसलिए उसका आयतन 0, तो इसका मान नीचे वाले का 0 हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ ये बचेगा v एट पॉइंट x बराबर b, और ये आ जाएगा चाप AB, क्योंकि B ये हो गया, तो यहां से लेकर यहां तक के चाप की लंबाई का आयतन हो जाएगा V इक्वल टू कैपिटल V इक्वल टू आ जाएगा समाकलन A टू B पाई वाई स्क्वायर dx, और ये हो जाएगा अभिष्ट उस चाप के परिक्रमण से बने ठोस का आयतन। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, और कैसे आया वो इस प्रकार से आया, स्टेप बाय स्टेप आपको याद रखना है। अब इसी के आधार पर एक दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा, दूसरा फॉर्मूला ये है, यदि वक्र, पहला वाला क्या था y बराबर f, अब है यदि वक्र x बराबर फंक्शन y के रूप में दे रखा हो और वह y अक्ष को काटता भी नहीं हो तथा y बराबर c से y बराबर d कोटि वाले बिंदुओं के बीच के चाप के y अक्ष के परिक्रमण से बने धनाकृति का आयतन हो जाएगा v इक्वल टू समाकलन c से d पाई x स्क्वायर dy। पहला वाला क्या था समाकलन a टू b पाई y स्क्वायर dx, अभी चेंज हो गया, पहले परिक्रमण किसके सापेक्ष कर रहा था x अक्ष के सापेक्ष, अब कर रहा है y अक्ष के सापेक्ष। तो मान लेते हैं वह ये x एक्सिस होगी, ये y एक्सिस हो गया, ये मूल बिंदु होगा, ये वो चाप हो गया y बराबर c से y बराबर d, ये कहलाती है कोटि, y का मान कोटि और x कहलाती है भुज। तो
y बराबर सी से y बराबर डी कोटियों वाले ये चाप के परिक्रमण से जो आकृति बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी, क्योंकि ये जो चाप है परिक्रमण करेगा तो इस प्रकार की आकृति बनेगी, और इस ठोस का हमें आयतन है वो ये होता है। वो फॉर्मूला आपको डायरेक्ट जैसे पहले किया था वैसे का वैसे ही वो कब वही होगा, तो आपको यह फॉर्मूला रखना है। तीसरा फॉर्मूला है ध्रुवीय रूप। अगर एक समीकरण ध्रुवीय रूप में या पोलर इक्वेशन में दे रखा हो r इक्वल टू फंक्शन ऑफ थीटा के रूप में, तब उस वक्र के परिक्रमण से बने ठोस का आयतन का सूत्र क्या होगा वो हम पढ़ रहे हैं। तो मान लेते हैं जब वक्र अक्ष के परिक्रमण करता है तब उस ठोस का आयतन का सूत्र होता है v इक्वल टू समाकलन a टू b पाई y स्क्वायर dx। उस दौरान अब इस वक्र का डायग्राम हम बनाते हैं, वो मान लेते हैं ये है, यहाँ पर अक्ष बराबर a था और यहाँ पर अक्ष बराबर b था। इस वक्र के परिक्रमण से बने जो ठोस था वो हमने पढ़ चुके हैं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये मूल बिंदु है। इसका ध्रुव से मिलाने पर ध्रुवांतर रेखा होगी, ये कोण बना रही है अल्फा। इसका बिंदु B का इससे मिलाएंगे तो ये कोण हो जाएगा बीटा। ये कहलाती है प्रारंभिक रेखा, x एक्सिस कहलाती है, जब ध्रुवीय निर्देशांक में पढ़ते हैं तो ये कहलाती है प्रारंभिक रेखा या इनिशियल लाइन। इस चाप को इस इनिशियल लाइन के परिक्रमण करवाएंगे तो बने ठोस का आयतन का सूत्र क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं ध्रुवीय और कार्तीय चरों में संबंध क्या होता है, वो ये होता है x इज इक्वल टू r cos थीटा और y बराबर होता है r sin थीटा। ठीक है, तो अब जब x बराबर a है तो उस दौरान थीटा का मान क्या होगा, थीटा बराबर अल्फा, और यहाँ पर x का मान b है तो उस दौरान थीटा का मान क्या होगा, थीटा बराबर बीटा। तो इसको और सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो समाकलन a टू b पाई y स्क्वायर dx अपॉन d थीटा, क्योंकि x और y किसके फंक्शन है, r और थीटा के। अब इसको और सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, समाकलन अभी थीटा की लिमिट आएगी, अब तो थीटा की लिमिट यहाँ क्या होगी अल्फा, यहाँ आ जाएगी बीटा, पाई y का मान यहाँ से क्या रख देंगे r sin थीटा का होल स्क्वायर d अपॉन d थीटा, x का मान यहाँ से रख देंगे r cos थीटा d थीटा। अब यहाँ पर r का मान यहाँ से रख देंगे r बराबर फंक्शन ऑफ थीटा, ये रखने के बाद में सोल्व करेंगे तो वो हो जाएगा इस ठोस के इस चाप के परिक्रमण से बने ठोस का आयतन। तो आपको ये याद रखना है, फॉर्मूला यही याद रखना है, ठीक है। इसमें आपको चेंज करना है, y की जगह रख देना r sin थीटा और x की जगह रख देना r cos थीटा, और r की जगह यहाँ से रखेंगे r बराबर फंक्शन ऑफ थीटा। उसको सोल्व करेंगे तो जो आएगा वो हो जाएगा उस ठोस के परिक्रमण से बने ठोस का आयतन। अब होता है पैरामेट्रिक इक्वेशन। यदि वक्र प्राचलिक रूप में दे रखा हो, वो किस रूप में होगा, x बराबर फंक्शन ऑफ t और y बराबर फंक्शन ऑफ t। जब वक्र प्राचलिक रूप में मतलब x किसी t का फंक्शन हो, y भी किसी t का फंक्शन हो, तो ये दोनों समीकरण मिलकर कहलाती है प्राचलिक समीकरण। तो इस दौरान जब x बराबर a था तो t का मान लेते हैं m उस दौरान, और x बराबर b है तब उस दौरान t का मान लेते हैं m है। तो अब इस आयतन v बराबर जब कार्तीय रूप में होगा तो a टू b पाई y स्क्वायर dx था, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, वो आ जाएगा समाकलन a टू b पाई y स्क्वायर dx अपॉन dt। अब t की लिमिट रख देते हैं, t की लिमिट जब x बराबर a है तो t का मान है मान लेते हैं m आ रहा है, जब x बराबर b है तो t का मान आ रहा है n पाई, y का मान यहाँ से रख देंगे साइन t का होल स्क्वायर y स्क्वायर आ गया d अपॉन dt, और x का मान यहाँ से रख देंगे फाई और ये dt। साई का और फाई का मान यहाँ से निकाल के यहाँ रख देंगे, इसको सोल्व करेंगे तो वो आ जाएगा उस प्राचलिक इक्वेशन के अक्ष के परिक्रमण से बने ठोस का आयतन। तो आपको ये फॉर्मूला याद
लिखना है, सिर्फ आपको यही याद रखना है, इसी से मॉडिफाई करके ये आ जाएगा। तो ये 4 फॉर्मूले हैं, चारों आपको याद रखने हैं और इन्हीं फॉर्मूले के आधार पर अब सवाल हल करते हैं।